हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान और क्लास 10th का, जो कि 2023 में क्वेश्चन बैंक यानी कि एक क्वेश्चन बैंक हो रहा है, जो कि 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी द्वितीय पाली में यानी कि सेकेंड सिटिंग में। और आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड हर एक साल यानी कि पिछले ईयर के क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन डाल ही देता है, यानी कि ऐसे बात करें तो 50% क्वेश्चन पिछले ईयर का ही होता है। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को चालू करते हैं। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 नंबर इसमें इस साल मतलब कि जो 2023 में था उस समय 80 क्वेश्चन आया था, जिसमें से 40 क्वेश्चन बनाना था। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि कांगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि जो कांगा परमाणु विद्युत गृह है वो किस राज्य में है। तो अगर ये बात करें कांगा परमाणु विद्युत गृह, तो ये है हमारा कर्नाटक में। कहाँ है? क से कांगा और क से कर्नाटक, याद रखिएगा। कांगा कहाँ है? कर्नाटक में है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है। मतलब कि कह रहा है कि भारत में किस राज्य में ऐसा माना जाता है कि उसमें सर्वाधिक भावना है सौर ऊर्जा प्राप्त होने की। तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से यानी कि उम्मीद ज़्यादा रहती है कि यहाँ से कि मतलब कि मिल सकता है सौर ऊर्जा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल का उदाहरण है। यानी कि पूछ रहा है रोपड़ फसल। रोपड़ फसल उसे कहा जाता है जिसको एक बार मतलब कि बुआई करने पर उसकी मतलब कि 2-3 साल कम से कम 2-3 साल उसकी कटाई की जाए। जैसे गन्ना हो गया, रबड़ मतलब कि गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, चाय हो गया, ये सब क्या है? ये सब है रोपड़ फसल। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो दलहनी फसल होता है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा राजमा। क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? राजमा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। यानी बफर स्टॉक कौन बनाता है भारत में। तो इसकी अगर बात करें तो भारतीय खाद्य निगम जो है वही बफर स्टॉक बनाता है। कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है। यानी पूछ रहा है कि भारत में लोहा और इस्पात का कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है। तो वो है बर्नपुर में। कहाँ पे? बर्नपुर में। उसके बाद पूछ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। क्या पूछ रहा है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो वो हो जाएगा मुंबई। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? मुंबई। वहीं पूछेगा कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय, तो वो हो जाएगा हाजीपुर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि 8 नंबर कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। कहाँ को? कहाँ से? इलाहाबाद को हल्दिया से। तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने का काम करता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समुदाय में ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया है। यानी ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन पूछ रहा है कि किस राज्य में हुआ है, किस देश में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक में दिया है फ्रेंच भाषा समुदाय, 2 में दिया है डच भाषा समुदाय, 3 में जर्मनी भाषा, 4 में दिया है डेनिश भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा डच भाषा ही। अब उसके बाद दे रहा है 10 नंबर, कह रहा है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है। यानी सरकार के बीच जो उच्च और निम्न स्तरों के शक्तियों का विभाजन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है। यानी कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है वही पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा महापौर। कौन हो जाएगा? महापौर। अगले क्वेश्चन की ओर चल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि विषम समवर्ती सूची में पूछ रहा है कि कौन शामिल है। तो इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है विषम समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी कि पूछ रहा है कि नेपाल का कौन सा ऐसा राजा था जो प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजा ज्ञानेंद्र सिंह थे, वहीं प्रजातांत्रिक लोकतंत्र नहीं चाहते थे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहा है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है, सॉरी रुक जाइए देख ले, हाँ अब उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है, यानी पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे एक दलीय प्रणाली है, तो वो है चीन। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यक्तियों के लिए है, यानी कह रहा है कि कौन सा ऐसा खाता है जो व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। तो वो हो जाएगा चालू खाता। कौन खाता? चालू खाता। उसके बाद पूछ रहा है 18 नंबर, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, यानी मनरेगा का पूछ रहा है कि कहाँ से शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। उसके बाद पूछ रहा है कि औद्योगिक उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ISI मार्क। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता किसके द्वारा? ISI मार्क के द्वारा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर, निर्यातक संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्नलिखित में से किसमें बदल दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है और मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी A और B दोनों। उसके बाद कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी। तो प्रधानमंत्री ने विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, यानी पूछ रहा है कि मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो वो हो जाएगा RBI, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, यानी राजनीतिक दल पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी दल, समाजवादी पार्टी। कौन पार्टी? समाजवादी पार्टी। अगला दिया है 26 नंबर, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का किसका? भारत का। अगला दिया है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म भी कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये कहा है महात्मा गांधी ने। उसके बाद कह रहा है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू हुआ था। तो अगर ताड़ी विद्रोह की बात करें तो ये शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और इसी में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। अगला कह रहा है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, यानी पूछ रहा है जो साइकिल छाप है वो किस दल का चुनाव चिन्ह है। तो वो हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। उसके बाद कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, यानी पूछ रहा है कि संविधान का जो 40 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है। तो वो हमारा है स्थानीय स्वशासन से संबंधित। उसके बाद कह रहा है
कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी, तो वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है 32 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो इसमें अगर जी इसका आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा भारत। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी पूछ रहा है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, तो इन्फोसिस। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों का निर्धारण लाभ किस क्षेत्र को होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि विनिर्माण क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? विनिर्माण क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन दिया है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा हमारा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में वैश्वीकरण का अभी भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है, तो इसको निर्धारित की गई है 2400 कैलोरी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 2400 कैलोरी क्या प्राप्त कराना है। उसके बाद कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। पूछ रहा है कि कृषि आधारित, तो चीनी भी गन्ना से प्राप्त होता है, चमड़ा भी होता है, वस्त्र भी होता है, लेकिन जो सीमेंट है ये सीमेंट क्या है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। उसके बाद कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी जी हैं, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 1868 में यानी कि गणना की थी और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो वो है हमारा मूल्य योग विधि। कौन सी विधि? मूल्य योग विधि। अगला दिया है 40 नंबर, कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। उसके बाद कह रहा है 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम रहमतुल्लाह। कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्लाह। उसके बाद कह रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 में की गई थी। उसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा, तो 1929 का आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा था। उसके बाद कह रहा है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसा का इंतजाम करने हेतु किस संस्थान का गठन किया गया था, तो ये किया गया था विश्व बैंक का गठन। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि यूरोप आर्थिक क्षेत्र की मुद्रा क्या है, तो यूरोप आर्थिक क्षेत्र की मुद्रा यानी कि यूरो है। क्या है? यूरो है। उसके बाद कह रहा है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र के लेखक कौन है, तो न्यू इंडिया समाचार के लेखक एनी बेसेंट है। उसके बाद कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्रों की पुनर्स्थापित करना था। उसके बाद कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो सिकंदर जो था यानी कि वो था यूनान का। कहाँ का था? यूनानी यात्री था। उसके बाद कह रहा है कि भारत में रेलवे और टेलीविज़न लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी, तो रेलवे पूछेगा, टेलीविज़न पूछेगा, रेल लाइन पूछेगा, हड़प नीति पूछेगा, व्यापगत की नीति पूछेगा, तो वो सब का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसी ने सबसे पहले 17 को हड़पा था।
उसके बाद कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया। तो वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने की। तो लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना अब्दुल खान गफ्फार खान ने की। उसके बाद कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता की बात करें तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। उसके बाद कह रहा है इंडियन एस्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। उसके बाद कह रहा है कि स्वेज नहर कब खोला गया था। तो स्वेज नहर यानी कि 1869 में खोला गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, यानी कि अगला क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है कि भारत की प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कोलकाता में स्थापित की गई थी। उसके बाद कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आप लोगों को भी पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। उसके बाद कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संगठन से था। उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर ये इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में स्थित है। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है कि कोसुत का संबंध किस आंदोलन से है, यानी पूछ रहा है कि कोसुत जो है उसका संबंध किस आंदोलन से है। तो उसका आंसर हो जाएगा हंगरी से। उसके बाद कह रहा है 61 नंबर कह रहा है कि रूस में प्रतिधनात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो ड्यूमा का गठन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। उसके बाद कह रहा है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। तो वो था ब्रेस्ट-लिटोव की संधि। उसके बाद कह रहा है अगला वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था, यानी पूछ रहा है कि जो पोट्सडम था उसकी घोषणा का उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की आत्मसमर्पण के लिए हुआ। उसके बाद कह रहा है कि किस आयोग कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो वो हो जाएगा हमारा ब्रूटन लैंड। कौन हो जाएगा? ब्रूटन लैंड। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी, यानी पूछ रहा है कि जल नीति कब लागू की गई थी। तो वो ये था सितंबर 1987। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यानी पूछ रहा है कि जिम जो कार्बोनेट है वो कहाँ पे स्थित है। तो वो है उत्तराखंड में। उसके बाद कह रहा है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिब्रू सैखोवा में। उसके बाद कह रहा है Q9 का उपयोग होता है, यानी पूछ रहा है कि Q9 का उपयोग कहाँ होला। तो मलेरिया में। उसके बाद कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। उसके बाद पूछ रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं।
कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, यानी पूछ रहा है कि जो इन्नौर है वो कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला कह रहा है कि कहलगांव, यानी पूछ रहा है कि जो कहलगांव है, जो पूछ रहा है जो कहलगांव है तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है, तो अगर जिले की बात करें तो वो हो जाएगा भागलपुर जिला में। किस जिले में? भागलपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद। कौन नहीं है? आतंकवाद। उसके बाद कह रहा है कि कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो कृष्ण सागर राज बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। उसके बाद कह रहा है अगला 77 नंबर कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, तो भूकंप की लहरें, अगर भूकंप की लहर की बात करें तो वो हो जाएगा केंद्र से। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूकंप तरंग मापने वाले यंत्र कौन है, तो भूकंप तरंग मापने वाले यानी सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है, यानी कृषि सुखाड़ क्यों होता है, तो जल के अभाव में। उसके बाद कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, यानी पूछ रहा है कि जो भूकंप या सुनामी आता है तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है, तो वालिद पर्वत भी हो जाएगा, भूकंपीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त और इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव की बात करते हैं। चलिए तब तक हम लोग यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।